हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो एक अंधेरी कोठरी थी जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद था। मेरे इर्द गिर्द मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों की रेंगने की आवाज़ें आ रही थीं जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ पर कैसे आया। हज़ारों तरह के सवालात थे जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। मेरे पास उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं था। मैंने चंद कदम उठाए और दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस कदर अंधेरा था कि हाथों को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरा पाँव एक कीड़े के ऊपर जाकर पड़ा और उसके कुचलने की आवाज़ से मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब होने लगी। मुझे शुरू से ही कीड़े मकोड़ों से बहुत खौफ महसूस होता था। मैं जल्दी से पीछे हटा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। बाकी कीड़े मकोड़े भी मेरी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। अचानक मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे मेरे ऊपर मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े चढ़ रहे हैं। अपने पाँव के ऊपर उनका लम्स महसूस करके मुझे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। मैं तेज़ी से अपने पाँव झटकने लगा, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा ना हुआ। कीड़े मुसलसल मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो मेरी गर्दन तक पहुंच चुके थे। इससे पहले कि वो मेरे मुंह के अंदर दाखिल होते, मेरे जिस्म को एक झटका लगा और मैं अपने बिस्तर पर उठ बैठा। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। ये ख्वाब मैं पहले भी कई बार देख चुका था। पहले भी मैं इस ख्वाब को इग्नोर करता रहा था, लेकिन अब तो हद ही हो गई थी। अब ये ख्वाब मुझे मुसलसल एक हफ्ते से आ रहा था। मैं नहीं जानता था कि आखिर माजरा क्या है। मैंने अपनी माँ से इसका जिक्र भी किया, लेकिन वो भी टाल गई और मुझे कहने लगी, ये तुम्हारा खौफ है जो बार बार तुम्हारे सामने आता है। तुम इन चीज़ों से डरना छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस ख्वाब की वजह से मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। यूनिवर्सिटी में भी मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा। गुस्से की हालत में जब मैं घर में दाखिल हुआ तो अपनी नानी को सहन में बैठा पाया। नानी को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। उनसे मैं तकरीबन 3 महीनों के बाद मिल रहा था। मुझे देखकर वो भी खेल उठी और मुझे प्यार करने लगी। फिर मैं उनसे बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। थोड़ी देर गुजरी थी जब वो मुझे कहने लगी कि मेरे साथ गांव चलो। बहुत अरसा हो गया है, तुम्हारे बाकी कज़न भी तुम्हें याद कर रहे हैं। नानी की बात सुनकर मेरा भी दिल ललचाने लगा, क्योंकि वाकई मुझे वहाँ पर गए हुए काफ़ी अरसा हो गया था, जबकि अब तक तो मेरी यूनिवर्सिटी के इम्तहान भी ख़त्म हो गए थे। अगला पूरा हफ्ता भी छुट्टियाँ थी, इसी वजह से मुझे उनका मशवरा बुरा नहीं लगा। लिहाजा मैंने अम्मी से इजाज़त ली, लेकिन इस बार अम्मी ने इजाज़त देने से मना कर दिया। मुझे उनसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। मैं तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो वो मुझे भेजने के लिए राज़ी ही नहीं हो रही थी। मैंने एक नज़र नानी की तरफ देखा और उन्हें अम्मी को कहने के लिए कहा। फिर नानी ने अपने रोब और दबदबे का इस्तेमाल किया और यूं मुझे जाने की इजाज़त मिल गई। मुझे ज़िंदगी में पहली बार अपना आप बच्चों जैसा लग रहा था। जाते जाते अम्मी ने मुझ पर बहुत दुआएं फूंकी और मुझे हिदायत की कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखूं। इसके साथ साथ वो मुझे मुसलसल एक ही बात कह रही थी कि अगर वहाँ पर कोई भी गैर मामूली हरकत हो तो मैं उन्हें बताऊं। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने ये बात काफ़ी बार दोहराई तो मैं उनसे पूछने पर मजबूर हो गया कि आप किस गैर मामूली हरकत की बात कर रही हैं। उन्होंने मुझे अपने ख्वाब के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद देखा था। अम्मी की बात सुनकर मेरा दम भी घुटने लगा, क्योंकि यही ख्वाब मैंने उसी दिन देखा था जिस दिन अम्मी ने भी देखा था। मैंने फिर अपने आप पर काबू पाया और ख़ुद को फजूल सोचने से रोकने के लिए अपना जहन भटका दिया और फिर शाम के वक्त मैं नानों के साथ गांव पहुंच गया। गांव का माहौल मुझे शुरू से ही बहुत पसंद था और वहाँ के लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं जिन जिन रास्तों से गुज़रा, सब लोगों ने मेरा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उसकी एक वजह यह भी थी कि मेरे नाना इस इलाके के बहुत बड़े जागीरदार थे, जिसकी वजह से उनका बहुत नाम था और उनकी वजह से मुझे भी काफ़ी प्रोटोकॉल मिल रहा था। इस ज़िंदगी का मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौकीन था।
लेकिन ये ज़िंदगी मुझे अपनी नानी के घर आकर ही मुयस्सर होती थी, क्योंकि मेरे वालिद कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे। वो एक मामूली से गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। मेरी अम्मी से उनकी शादी पसंद की हुई थी। शुरू में नानी लोगों ने काफ़ी वावेला मचाया था और बहुत सालों तक अपनी बेटी से रिश्ता भी तोड़े रखा था, लेकिन फिर वो कब तक अपने खून से नज़रें चुराते रहते। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो अम्मी को अपनाने के लिए रजामंद हो गए, और उसी दिन के बाद मेरी अयाशी भी शुरू हो गई। मुझे जितने भी पैसों की ज़रूरत होती थी मैं नानी को कॉल कर लेता था, और फिर नानी 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देती थी। जब तक नाना जिंदा रहे तब तक वो ये काम करते रहे। अक्सर अम्मी मुझे मना करती थी और मुझे डांटती थी, लेकिन मुझ पर अम्मी की बातों का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि मैं इसे अपना हक समझता था। अभी कुछ अर्सा पहले ही नानी लोगों ने एक नया घर बनाया था और वो इस घर में शिफ्ट हो गए थे। अब मैं वो घर देखने के लिए भी बेचैन था। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। वो हवेली देखकर मेरी आंखें खुल गईं। वो बिलाशुबा हुस्न का शाहकार थी और बनाने वाले की महारत की गवाही दे रही थी, लेकिन वहाँ पर एक अजीब सी बेचैनी थी जो हर तरफ फैली हुई थी। हवेली को देखकर मेरा दिल एकदम अजीब से अंदाज में धड़का। मैं खुद अपनी कैफियत समझने से आरी था। मेरे दिल में यकदम ही बहुत ज़्यादा खौफ भर गया। मेरी तबीयत को ख़राब होता देखकर नानी परेशान हो गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है। मुझे समझ नहीं आया कि नानी को क्या बताऊं। लिहाजा मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि लंबे सफ़र की वजह से शायद तबीयत ख़राब हो गई है। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे ही मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ वैसे ही मुझे अपने ऊपर नज़रों की तपिश का एहसास होने लगा। यूं लग रहा था जैसे कोई घूरे जा रहा हो। मैं बार बार बेचैन होकर अपने चारों तरफ देखता, लेकिन हर बार मायूस होकर मेरी नज़रें लौट आती। वहाँ पर कोई भी नहीं था। सिर्फ चंद नौकर थे जो अपने कामों में मसरूफ़ थे। उन्हें दुनिया जहान की कोई परवाह ही नहीं थी। मैंने 2-3 बार जब इधर उधर झांका तो नानी ने दोबारा मुझसे पूछा। इस बार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने नानी को बता दिया कि मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे देखे जा रहा है। मेरी बात सुनकर नानी हंसने लगी और कहने लगी, तुम कब से इतने ज़्यादा वहमी हो गए हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। पुरसकून हो जाओ और तुम्हारा सामान मैंने तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। जाओ, जाकर आराम करो। नानी की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाया और खामोशी से कमरे में आ गया। शाम के वक्त मुझे अपने बाकी कज़नों के साथ मिलना था। मुझे यकीन था कि तब तक ये एहसास ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यह भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा वहम ही साबित हुआ। मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, एक खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। वो बहुत ही अनोखी खुशबू थी। चंद लम्हे के लिए तो मैं उसके नशे में खो गया। एकदम मुझे पायल की झंकार की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया और खौफजदा नज़रों से पूरे कमरे में देखने लगा, लेकिन वहाँ पर किसी का नामो निशान तक नहीं था। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये एहसास अभी तक मजबूत था कि वहाँ पर कोई न कोई मौजूद है जो कि इस कमरे में चक्कर काट रहा है। मैंने जल्दी से दुआएं पढ़ना शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद वो एहसास भी ख़त्म हो गया। बाहर से ये हवेली जितनी खूबसूरत नज़र आती थी, अंदर से ये उतने ही राज लिए हुए बैठी थी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे अपने फ़ैसले पर पछतावा हुआ और मैं सोचने लगा, काश इस बार अम्मी की बात मान लेता और यहाँ पर ना आता। मैं जाकर बिस्तर पर बैठ गया। मुझे बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे दोबारा पायल की झंकार की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसके साथ साथ अब मुझे किसी लड़की की भी आवाज़ सुनाई दी जो मुझे पुकार रही थी। लड़की की आवाज़ सुनकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। आखिर मेरे कमरे में एक लड़की का क्या काम? और अगर यहाँ पर कोई लड़की हुई और घर वाले आ गए तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो आवाज़ मेरी कज़नों की भी नहीं थी जो मैं ये कह देता कि मेरी कोई कज़न यहाँ पर मौजूद है। वो एक बिल्कुल अजनबी आवाज़ थी। अब वो आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी और वॉशरूम से आ रही थी। मैंने हिम्मत की
और बिस्तर से उठा। मैंने बहुत कोशिश करके अपना जहन बनाया कि वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर देख ही लूं कि आखिर माजरा क्या है। मैं वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाने लगा। दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा कज़न हंसते हुए बाहर निकला और मुझे ज़ोर से गले लगा लिया और मेरा मजाक बनाने लगा। अरे देखो तो, अपना चेहरा देखो, मैं तुम्हें कम से कम इतना डरपोक नहीं समझता था। मैं वाकई सच में डर गया था। अपने कज़न को वहाँ पर देखकर पहले तो मैं हैरान रह गया और फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इस बार थप्पड़ों की और घूंसों की बारिश शुरू कर दी। वो अपने आप को बचाने लगा और फिर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं न जाने क्यों हर बार भूल जाता था कि मेरे कज़न मेरे साथ मजाक करते रहते हैं। इस बार भी मैंने इस बात को सीरियस ले लिया। अब मैं जानता था कि पूरा 1 हफ्ते तक मेरा मजाक बनता रहेगा। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक और चीज़ जिसने मुझे पुरसकून कर दिया था वो ये थी कि शुक्र है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा मैंने तसव्वुर किया था। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ थी जो मेरे दिल में खटक रही थी। वो थी किसी की नज़रों की तपिश। न जाने कौन था जो मुझे घूर रहा था। मैंने अपने कज़न से कहा कि वो इस बारे में किसी को ना बताएं। मेरी बात सुनकर मेरे कज़न के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आ गई और फिर वो मुझे देखकर कहने लगा, ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। कज़न की बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी डील किस तरह की होगी। उसकी डील लड़कियों के नाम से शुरू होती थी और फिर लड़कियों पर ही जाकर ख़त्म होती थी। उसे हमेशा ही किसी न किसी लड़की का नंबर चाहिए होता था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि यह बिल्कुल भी ठीक आदत नहीं है, लिहाजा इससे बाज आ जाओ, तुम्हारी अपनी भी बहनें हैं। लेकिन वो मेरी बात कभी भी नहीं सुनता था और अभी भी उसने मुझसे यही बात की कि मैं उसे अपनी यूनिवर्सिटी की सबसे प्यारी लड़की का नंबर दूं। फिलहाल मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई भी चारा नहीं था, लिहाजा मैंने उसे अपनी क्लास की एक लड़की का नंबर दे दिया जो कि वाकई काफ़ी हसीन थी, लेकिन अपने एटीट्यूड की वजह से वो पूरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी मशहूर हुई थी। कोई भी लड़का डर के मारे उससे बात नहीं करता था क्योंकि वो गुस्से की भी बहुत तेज़ थी। उसे मेरी बात पर यकीन नहीं था, इसी वजह से उसने मेरे सामने उस लड़की को कॉल मिलाई। जब दूसरी तरफ से उसे लड़की की आवाज़ सुनाई दी तो उसने इंतहाई कमीनगी से मोबाइल बंद किया और मेरी तरफ देखते हुए कहा कि वाकई तुम सच बोल रहे थे, और फिर खामोशी से कमरे से निकलकर चला गया। मैं भी थक कर बिस्तर पर लेट गया। सफ़र की थकावट वाकई बहुत ज़्यादा थी। मैं उस वक्त सोया और फिर शाम के वक्त जाकर उठा। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तब शाम के 7 बज रहे थे। एक तो सर्दियों की शामें थीं, हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मैं तेज़ी से अपने बिस्तर से उठा। मैं वाकई बहुत देर तक सोता रहा था। थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। मैं वॉशरूम में नहा रहा था जब अचानक पानी आना बंद हो गया। मुझे शदीद कोफ्त होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसको आवाज़ दूं, क्योंकि मेरा कमरा भी बाकी कमरों से थोड़ा अलग था। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ हो। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अब मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में पड़ी हुई चीज़ों को छेड़ रहा हो। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी कि कोई मेरी चीज़ों को भी हाथ लगाए, और इस बात से ना सिर्फ मेरे घर वाले बल्कि यहाँ के लोग भी अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। मुझे यकीन हो गया था कि दोबारा से मेरा कज़न मुझे चिढ़ाने के लिए वहाँ पर आ गया है। अब उसे दोबारा कोई नई शरारत सूझी है। अहमद, अगर ये तुम हो तो मुझे बता दो, और यार ये पानी का कुछ करो, पानी आना बंद हो गया है। मेहरबानी करो, जाकर मोटर ऑन करो। मैंने एक ही सांस में अपनी बात कह दी। दूसरी तरफ से अब भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं इस हालत में बाहर भी नहीं जा सकता था। मैं इसी तशवीश में खड़ा था जब मुझे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी।
अब पायल की आवाज़ सुनकर मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मेरा दिमाग गुस्से से घूम गया था। मेरा कज़न दोबारा से वही शरारत कर रहा था। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर अब तुमने 1 मिनट के अंदर अंदर ये आवाज़ बंद नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैंने इंतहाई गुस्से से कहा। दूसरी तरफ यकदम ही खामोशी छा गई। पायल की आवाज़ आना बंद हो गई और मेरे कान के इंतहाई करीब सरगोशी हुई। मैं तो खुद यही चाहती हूँ। मैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें मिलने के लिए बेचैन हूँ। एक लड़की की अपनी इंतहाई करीब आवाज़ सुनकर मुझे अपनी सांसें गुम होती हुई महसूस हुई। एकदम से ऊपर से पानी बहने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था। मेरा पूरा जिस्म सुर्ख रंग में नहाया हुआ था। मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर मेरा कज़न भी बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, जबकि शावर से सादा पानी बह रहा था। मैंने जल्दी से चेंज किया और कमरे से बाहर निकल गया, जहाँ पर मेरा कज़न पहले ही परेशान खड़ा था। मुझे देखकर वो मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में आया कि मैं उसे थोड़ी देर पहले होने वाला वाक़या बता दूं, लेकिन मुझे यकीन था कि वो हमेशा की तरह मेरा मजाक बनाएगा। लिहाजा फिर मैंने बात टाल दी, लेकिन वो भी टलने वालों में से नहीं था। रात के वक्त उसने सबके बीच में बैठकर मेरा मजाक उड़ाया और मेरी बेइज्जती भी की। मैं ये सब बर्दाश्त करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था, और वैसे भी ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। हम कज़नों में इस तरह के मजाक होते रहते थे। लिहाजा रात के वक्त उन्होंने मेरे साथ मजाक किया और मुझे यकीन था कि सुबह के वक्त सब लोग ये वाक़या भूल जाएंगे और फिर किसी दूसरे को पकड़ लेंगे। रात के वक्त मेरा अपने कमरे में जाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने कज़न को बोला कि वो मेरे साथ मेरे कमरे में चले, लेकिन उसने इनकार कर दिया। दरअसल उसके पेपर होने वाले थे और वो रात के वक्त बैठकर पढ़ता था। मेरे दूसरे कज़न भी अपने अपने घरों को निकल गए, लिहाजा मैं फिर इस कमरे में अकेला रह गया। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसी खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। अचानक खिड़की से पर्दे हटे और इंतहाई ठंडी हवा कमरे के अंदर आई। खिड़कियों को खुला देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि कमरे से जाने से पहले मैंने खुद खिड़कियां बंद की थीं। फिर न जाने उसे किसने खोला था। मैंने कोशिश की कि तमाम ख्यालात को अपने जहन से झटकूं और अपने आप को मुतमईन करने की सही करने लगा, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। मेरा जहन जब एक बार किसी चीज़ में अटक जाता था तो फिर उस चीज़ से अपने जहन को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन जाता था। मैं बिस्तर पर जाकर बैठा ही था जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे करीब आकर बैठा हो। मैं जल्दी से पीछे होकर बैठ गया। अचानक मेरे कान में दोबारा सरगोशी हुई। यूं मुझसे दूरी इख्तियार ना करो, मुझे तकलीफ होती है। ये सरगोशी सुनकर मेरा पूरा जिस्म खौफ से कपकपाने लगा। अचानक मुझे अपने घुटनों पर किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ। यूं लग रहा था जैसे कोई मुझे तसल्ली दे रहा हो। वो बहुत ही नाजुक हाथ थे। मैं तेज़ी से अपने बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकलने के लिए भागा, लेकिन दरवाज़ा लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं खुल रहा था। मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने दोबारा पीछे पलट कर देखा तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। अब मेरा कमरा बिल्कुल वैसा ही मंजर पेश कर रहा था जैसा मंजर मैं अपने ख्वाब में देख चुका था। मुझे लग रहा था जैसे मैं इस तरह के किसी कमरे में मौजूद हूँ। अचानक पूरे कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। हाथों को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा आखिरी वक्त आ रहा है। अम्मी की बातें बार बार मेरे जहन में घूम रही थी, जब वो मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मैं इस बार नानी के घर ना जाऊं। लेकिन मैं इस बार जिद करके दोबारा यहाँ पर आ गया था। मुझे लग रहा था कि मेरा वो ख्वाब पूरा होने वाला है। मैंने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। मैंने जब आंखें खोली तो पूरा कमरा दोबारा से नॉर्मल हो गया था। मैंने शुक्र का सांस लिया और जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने ही मेरा कज़न खड़ा था।
मुझे देखकर वो सरगोशी के अंदाज में बोला, तुम्हें पता चला है कि हमारे घर के ऊपर वाले हिस्से में एक किराएदार लड़की आई है? यार क्या ज़बरदस्त लड़की है, एक बार देख लो तो बार बार देखने का दिल करता है। कज़न की बात सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी नानी ने अपने घर में किसी किराएदार को रखा हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने कज़न से पूछा और अभी थोड़ी देर पहले होने वाले वाक़ये को भुला दिया। मेरी बात सुनकर मेरे कज़न ने जल्दी से मेरे होंठों पर हाथ रखा और कहने लगा, आहिस्ता आवाज़ में बोलो, घर के बड़ों ने हम लड़कों से ये बात छुपा कर रखी हुई है कि ऐसा ना हो हम लड़के बहक जाएं। उसने आंख मारी। तो फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मैंने अपने कज़न से पूछा। मेरी बात सुनकर उसने अपनी आंखें छोटी छोटी कर लीं और मेरी तरफ यूं देखने लगा जैसे मैंने उससे कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई के लिए कुछ भी जानना मुश्किल नहीं है। बस समझ लो कि मेरे यहाँ पर जितने भी चेले हैं उनमें से किसी ने एक ने आकर मुझे खबर दी है। उसके चेलों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ था। मुझे पता था कि वो नौकरों की ही बात कर रहा है। वो ऐसे ही करता था, नौकरों को थोड़े से पैसे देकर घर के बड़ों की बातें निकलवा लेता था। खैर, मुझे ना तो उसकी इस बहस में दिलचस्पी थी और ना ही उस लड़की में दिलचस्पी थी। वो यहाँ से जाने लगा तो मेरे जहन में दोबारा थोड़ी देर पहले होने वाला वाक़या घूमने लगा। मैंने उसे जल्दी से बाजू से पकड़ कर रोका और उसे कहने लगा, क्या मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो सकता हूँ? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, वैसे तो मैं पेपर की तैयारी कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे ये बात कोई चौथी बार बोली है। इस वजह से अब बुरा लगता है तुम्हें बार बार मना करना। चलो आ जाओ, तुम भी क्या याद करोगे कि किस कदर सखी इंसान से पाला पड़ा है। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी कमर में एक मुक्का मारा। वो दर्द से बिलबिला उठा। थोड़ी देर बाद मैं उसके कमरे में लेटा हुआ था। वहाँ पर ना तो मुझे किसी की वजूद का एहसास हो रहा था और ना ही अपने चेहरे पर नज़रों की तपिश का एहसास हो रहा था। बहुत ही पुरसकून माहौल था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। वहाँ पर आने के बाद ये पहला सुकून का लम्हा था जो मुझे नसीब हुआ था। उसके बाद मैंने नौकर को अपने कमरे में भेजकर वहाँ से सामान अहमद के कमरे में ही मंगवा लिया। 3 दिन पर लगाकर उड़ गए और इन 3 दिनों में मैं बाहर ही घूमता फिरता रहा और गांव के लोगों पर रोब झाड़ता रहा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और अपना आप बहुत मुअज़्ज़ज़ महसूस हो रहा था। अब तो मुझे वहाँ पर डर भी नहीं लग रहा था। शुक्र था कि मेरी इस चीज़ से जान छूट गई थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह सिर्फ़ और सिर्फ मेरा वहम है। बहुत बड़ी क़यामत तो अभी रहती है जिसका किसी को भी इल्म नहीं था। मैं काफ़ी दिनों से घर में कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर्विस के मसले की वजह से राब्ता नहीं हो पा रहा था। उस दिन मैं छत पर चला गया और घर वालों को कॉल मिलाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर अम्मी बेचैन हो गईं और जल्दी से मेरी खैरियत के बारे में पूछने लगी। उसके साथ साथ वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे साथ कुछ गैर मामूली तो नहीं हुआ। अम्मी की बात सुनकर चंद लम्हे के लिए तो मैं खामोश हो गया। मैं सोच रहा था कि अम्मी को इस बारे में बताऊं या ना बताऊं। मैं अम्मी को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैंने ये बात टाल दी और यही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर उस वक्त मैं अपनी अम्मी को बता देता तो शायद कुछ अरसे बाद मुझे इस मसले से दो चार ना होना पड़ता। मेरी बात सुनकर अम्मी को तब भी यकीन नहीं आया था। वो कॉल ख़त्म होने तक मुझसे पूछती रहीं और मैं हर बार उन्हें तसल्ली देता रहा। कॉल ख़त्म करके जैसे ही मैं पलटा, मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो बहुत ही खूबसूरत हसीन लड़की थी। उससे ज़्यादा हसीन लड़की मैंने अपनी सारी उम्र में नहीं देखी थी। जो भी उसे देखता पल भर में उसका दीवाना हो जाता। उसे देखकर मेरा दिल एक अजीब से अंदाज में धड़का। ना चाहते हुए भी उसकी तरफ माइल होने लगा। मैं खुद को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने उसमें ऐसा क्या था जो मैं उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। मुझे देखकर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट मुझे अजीब लगी।
न जाने क्यों उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे वो भी मुझे अपने पास बुलाना चाह रही हो। उसने फिर आंखों ही आंखों में मुझे अपने करीब आने का इशारा किया। मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। इससे पहले कि मैं उसके करीब जाकर खड़ा होता, मुझे अपने कज़न की आवाज़ सुनाई दी जो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा था। कज़न की आवाज़ सुनकर मैं बौखला गया और वो नशा भी जैसे यकदम ही टूट गया। मैं तेज़ी से वहाँ से हटा और नीचे उतर गया। मेरा कज़न आधे रास्ते में ही पहुँचा था। मुझे छत के ऊपर देखकर कहने लगा, यार जल्दी करो, मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रहा हूँ। करीब ही गांव में फड्डा हो गया है, हमें वहाँ पर जाना होगा। लड़ाई झगड़ों का नाम सुनकर तो मेरा दिल वैसे ही बहुत खुश हो जाता था। मुझे शुरू से ही इन चक्करों में पड़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। लिहाजा उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी देर पहले वाला वाक़या भूल गया और उसके साथ ही हवेली से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर निकलते निकलते भी मैंने छत की तरफ देखा, जहाँ पर वो लड़की अभी भी खड़ी थी और मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देख रही थी। एक बार मेरे दिल में आया कि मैं अपने कज़न को इस बारे में बताऊं। फिर ये सोचकर कि मेरा कज़न भी उसे देख लेगा, मैंने ये बात दिल में ही रखी और फिर खामोशी से गाड़ी में बैठकर उसके साथ चला गया। लेकिन गाड़ी में बैठते हुए भी मैंने साइड मिरर से उसे देखा था। उसे देखकर ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि एक बार उसे जाकर ज़रूर मिलूँगा और उससे अपने दिल की बात करूँगा। लेकिन इससे पहले मैंने नानी से भी इस बारे में बात करनी थी कि कहीं ऐसा ना हो वो लड़की मेरी बात का बुरा मना जाए और फिर नानी से भी मुझे बेइज्जती करवानी पड़े। लिहाजा मैं तकरीबन रात के वक्त दोबारा हवेली में वापस आया। उस वक्त पूरी हवेली खामोश पड़ी हुई थी। कज़न भी साथ ही था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ, अपने कमरे की तरफ भागा और मुझे भी सोने की हिदायत की। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ चला गया, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल उस लड़की का आया। मेरा दिल बार बार चाह रहा था कि मैं उसके पास जाऊं, लेकिन मैं हिचकिचा भी रहा था क्योंकि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन उस लड़की की नज़रें बार बार मेरी नज़रों के सामने घूम रही थीं, जिनमें मेरी तलब थी और जिनमें ये बात साफ साफ मौजूद थी कि उसे भी मेरी ज़रूरत है। लिहाजा मैंने हिम्मत की और अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अब मेरा रुख छत की तरफ था। जैसे ही मैं छत पर पहुंचा, वो लड़की वहीं पर खड़ी थी। उसकी तरफ मेरी पीठ थी, उसके बाल लहरा रहे थे। रात के इस पहर वो बहुत अजीब लग रही थी। मेरे कदम ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। एक अजीब सी कुव्वत थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पा रहा था। उसके बहुत करीब पहुंचकर मैं एकदम से रुक गया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितनी मुद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुमने आते आते बहुत देर कर दी है। अब मेरी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसकी बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि मैंने उसे आज के दिन के वक्त ही देखा था। उससे पहले तो मैंने उसे कभी देखा भी नहीं था। उससे मिलना तो दूर की बात। फिर वो मुझे कैसे जानती थी और मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? ये सवाल मेरे जहन में मचल रहा था और मैं उसे पूछना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। अचानक उसकी आवाज़ दोबारा गूंजी। अभी तुम्हारे बोलने का वक्त नहीं है। जब तुम्हारे बोलने का वक्त होगा तब मैं तुम्हें खुली इजाज़त दूंगी। फ़िलहाल तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें नहीं पता, जब तुम पिछली बार यहाँ पर आए थे तब मैंने तुम्हें देखा था और फिर उसी वक्त मैं तुम्हारी दीवानी सी हो गई थी। मैंने तुम्हारे पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन उस आमिल ने मुझे रोक दिया और मैं चाहते हुए भी तुम्हें हासिल नहीं कर पाई। और फिर उसने मुझे इस जगह पर कैद कर दिया। उसका लहजा पहले दुखी था, फिर उसका लहजा यकदम ही गौसीला हो गया। यूं लग रहा था जैसे उसके लहजे से आग के शोले निकल रहे हों। मुझे अपना वजूद उन शोलों में जलता हुआ महसूस हुआ। उसकी बातें सुनकर अब मुझे किसी हद तक अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई आम लड़की नहीं है। और फिर
उसके पास से आती हुई खुशबू वैसी ही थी जैसी मैं अपने कमरे में महसूस किया करता था। और फिर मुझे उसके रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, तुम्हारे लिए मैं कितना ज़्यादा तड़पी हूँ। अब जब तुम यहाँ पर आ गए हो तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने नहीं दूँगी। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। और फिर वो यकदम ही मेरी तरफ पलटी। जैसे ही वो मेरी तरफ पलटी, उसे देखकर मुझे यूं लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो बहुत ही खौफनाक लड़की थी। उसकी आंखों की जगह गोल गोल गड्ढे थे, जबकि उसके दांत बाहर निकले हुए थे और वहाँ से खून टपक रहा था, जबकि उसके स्याह बाल सांपों में तब्दील हो गए थे। कोई भी कमज़ोर शख्स उसे देखता तो उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती। मेरा भी हाल उससे मुख्तलिफ नहीं हुआ था। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार नाकाम हो रहा था। अचानक वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट उससे भी ज़्यादा खौफनाक थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर वहाँ पर ही गिर गया। जब मुझे होश आया तब वो मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। उसके साथ साथ मेरे घर वाले वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन मुझे उसका खौफ अभी भी अपने ऊपर तारी होता हुआ नजर आ रहा था। उसे देखकर मैं मुसलसल नफ़ी में सर हिलाने लगा। मेरी हालत देखकर नानो परेशान हो गई और मुझे कहने लगी, क्या हुआ है? मैं मुसलसल दीवार की तरफ इशारा कर रहा था। मुझे पता था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। जब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करता, मेरी आवाज़ गले में ही फंस जाती और मुझे रात के वक्त यूँ महसूस होता जैसे कोई मेरा खून निचोड़ रहा हो। मैं बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। मेरे जिस्म से जान ख़त्म होती जा रही थी। एक दिन मुझे थोड़ा सा मौका मिल ही गया। न जाने उस वक्त क्या था, वो बदरू या तो कहीं पर गई हुई थी या वो इस बारे में जानती नहीं थी। मैंने नानो को इस बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर नानो बहुत परेशान हुई, लेकिन उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द इसका इलाज करवाती हूँ। और फिर शाम के वक्त ही वो एक आमिल को लेकर यहाँ पर आ गई, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो बदरू उस आमिल से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। उसने आमिल को भी नाको चने चबवा दिए। उसके बाद बहुत सारे आमिल यहाँ पर आए, लेकिन वो बदरू किसी के हाथ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ मेरी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। अब मैंने लोगों से मिलना भी कम कर दिया था। मैं हर वक्त कमरे में बैठा रहता और वो बदरू मेरे सामने रहती। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया और मुझे एक नेक आमिल मिल गया। उसने मुझे बताया कि ये बदरू मेरे जिस्म पर कब्ज़ा करके बैठी हुई है और मेरा खून चूसती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द मेरे जिस्म से सारा खून ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसने एक दिन हवेली में ही बैठकर अमल किया और यूं मैंने उस बदरू से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लिया। उसके बाद मैं कभी भी पलटकर नानी के घर नहीं गया और ना ही उन्होंने मुझे घर बुलाने की ज़िद की। मैंने तमाम बुरी आदतें और खसलतें भी छोड़ दी और दीन की तरफ राग़िब हो गया। मेरी ज़िंदगी भी दोबारा से संवर गई। अब जब भी मुझे वो वाक़या याद आता है, मेरी रूह कांप जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।